अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से मेरे पास इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे कि हम एमकैट की तैयारी कैसे करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एमकैट यूएचएस और नम्स और एफएमडीसी की तैयारी कैसे की, जिसकी वजह से मेरे यूएचएस में 1000 से अबव मार्क्स आए, नम्स में 150 से अबव मार्क्स आए और एफएमडीसी में 100 से अबव मार्क्स आए। आज से 2 साल पहले की ये बात है, अभी तो मार्क्स मतलब कि चेंज हो गए। आज की वीडियो में मैं स्पेशली केमिस्ट्री पार्ट 1 के बारे में बताऊंगा कि मैंने केमिस्ट्री पार्ट 1 की तैयारी कैसे की थी। मैं हर चीज़ चैप्टर वाइज बताऊंगा ताकि कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मिस ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना बने। अब अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की, तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें मैंने ज़्यादा तवज्जो से पढ़ी थी। सबसे पहली बात मोल के जो फार्मूलाज हैं वो मैंने याद किए। इसके अलावा मोल की प्रैक्टिस के लिए मैंने अपनी टेक्स्ट बुक के जो लास्ट एग्जांपल्स थी और जो न्यूमेरिकल्स थे वो सब के सब मैंने बेशक कैलकुलेटर से सॉल्व किए, लेकिन उनका जो मेथड था वो मैंने समझा। इसी तरह नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की कैलकुलेशन के लिए भी सेम मेथड मैंने यूज़ किया और जो किप्स के कुछ एमसीक्यूज़ थे वो भी सॉल्व किए और स्टार्स के एमसीक्यूज़ थे वो भी सॉल्व किए। मतलब इस चैप्टर में ये जो न्यूमेरिकल्स हैं शॉर्ट ये हर टेस्ट में आ सकते हैं, इन पे आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। सेकेंडली इस चैप्टर में से मास स्पेक्ट्रम्स जो थे वो भी मैंने देखे। इसके अलावा जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का टॉपिक था वो बस मैंने ऐसे रीड किया था, उस पर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया किया। इसके अलावा जो कंबस्शन एनालिसिस का टॉपिक है इसमें भी मैंने इसका जो फार्मूला था वो याद किया और जो हमारी बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं उनको कैलकुलेटर से सॉल्व किया और उनका जो मेथड था वो जानने की कोशिश की। अब भी अगर किसी ने 2017 का एमकैट दिया था तो उसमें सेम टू सेम बुक वाली एग्जांपल्स आई थी एमकैट में। अगर किसी को याद हो वो पेपर कैंसिल हो गया था, लेकिन उसमें जो एग्जांपल्स थी वो सेम टू सेम बुक वाली थी, यही कंबस्शन एनालिसिस की। इसके अलावा हमारे इस चैप्टर में जो टॉपिक्स बचते हैं जिनमें यील्ड है और लिमिटिंग रिएक्टेंट्स वाले टॉपिक्स हैं उनको भी मैंने इसी तरह मतलब बुक्स में जो हमारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे टेक्स्ट बुक है हमारी, ये इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो बेहतरीन है। आप उन्हीं को प्रैक्टिस करो, बेशक आप कैलकुलेटर यूज़ करो लेकिन उसका जो मेथड है उसको समझो कि ये चीज़ कैसे सॉल्व हो रही है। अब जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो है जो लॉज है हमारे पास गैसेस के, जिनमें बॉयज़ लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। इनके जो ग्राफ्स हैं वो आप देख लें, मैंने भी ऐसे इनके ग्राफ्स देखे थे और डेफिनेशन बस कर ली थी। और इसके अलावा इस टॉपिक में हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन जो है इसकी डेरिवेशन और यूनिट ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हर मतलब एमकैट में यूनिट ऑफ आर तो ज़रूरी आए होते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में जो दूसरे मतलब टॉपिक्स हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट, एवेपोरेशन और ये जो टॉपिक्स थे इनको मैंने रीड किया सिर्फ और डायरेक्ट मैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl पे चला गया। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl में नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स और जो हमारे पास सोडियम और क्लोराइड आयन की हमारे पास जो शेयरिंग है इस पे मैंने तवज्जो दी और इसको काफ़ी समझा। या आप भी इस पे तवज्जो देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है और इसमें से बहुत से MCQs बन सकते हैं। इसी तरह मैं आयोडीन के स्ट्रक्चर पे आ गया। इसका जो डिस्टेंस है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट। इसके बाद डायमंड के स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग कौन सी होती है और इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है ये मैंने देखा। ये देखने के बाद फिर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पे आया। सबसे पहले तो मैंने रीड कर ली डिस्कवरीज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये मतलब इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था, इसको मैंने सिर्फ रीड किया। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके जो कॉन्सेप्ट्स थे वो भी मैंने क्लियर किए। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी को भी मैंने ऐसी स्टडी किया और इसमें जो अनोमलीज़ हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो दी और इनका जो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड है वो स्टडी किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मतलब कोई भी आपको एलिमेंट दे सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन MCQs में आ सकती है जिनमें अनोमलीज़ हैं।
इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स थे वो मैंने समझे और उनकी प्रैक्टिस की कि मतलब हमारे पास अगर एग्जांपल दिए हो तो हमें पता चल जाए कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, कौन सा रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो इसी तरह आपने भी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए बहुत कॉन्सेप्ट्स आपको चाहिए होती हैं और ये मैंने ज़्यादातर मतलब न किप्स की जो एमसीक्यूज़ थे वो काफ़ी अच्छे थे, उन्हीं से मतलब ये टॉपिक पढ़ा था। अब अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें जो स्टार्ट वाले बॉन्ड्स आ जाते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको बस आप थोड़ा सा समझ लें। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें वो वेस्पर थ्योरी है। डॉट एंड क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी समझने के लिए, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और हर चीज़ का पता होना चाहिए। अब मैंने ये थ्योरी पूरी तो रीड नहीं की, पहले कुछ मतलब जो इसकी इंस्ट्रक्शंस थी वो पढ़ी और उसके बाद जो टेबल था उसको मैंने सही से समझ लिया और उसी को याद किया। आप भी टेबल कर लो, इतनी लंबी डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम थोड़ा होता है और इस पार्ट से एमसीक्यूज़ भी बहुत कम आते हैं। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का जो ट्रेंड है वो आप याद कर लें, मैंने भी वही याद किया था। डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला और उसकी जो एग्जांपल दी हुई है उसको समझा और उसके बाद जो उसकी एप्लीकेशंस हैं वो रीड की और उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे वो भी मैंने क्लियर कर लिए। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के लिए मैंने तमाम जो सॉलिड्स थे उनको एक टेबल की शक्ल में समराइज़ किया और उसके बाद उनको रिवाइज़ करता रहा इस तरह मुझे वो सारे याद हो गए। अब अगर हम एनर्जेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे आके मैंने जो रिएक्शंस थे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक वो तमाम के तमाम रिएक्शंस देखे और उनकी एक एक एग्जांपल देख ली। इसके बाद हम इंथाल्पी पे आ जाते हैं। इंथाल्पी पे आने के बाद मैंने जो वो तमाम इंथाल्पीज़ पढ़ी और उनकी एग्जांपल्स और उनके जो साइंस थे वो नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, ये तमाम की तमाम देखी। लेटिस एनर्जी का ट्रेंड और उनका जो टेबल हमारे पास दिया हुआ है बुक में वो मैंने थोड़ा सा देखा और इसके अलावा इसकी कैलकुलेशन और ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ कैसे करती है ये हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हेसिस लॉ में भी मैंने सेम वही फार्मूला यूज़ किया जो बुक के एंड पे मतलब इसकी एप्लीकेशंस की एग्जांपल्स दी हुई थी, उनको समझा, उनको सॉल्व किया। बेशक कैलकुलेटर से सॉल्व किया लेकिन उन्हीं को सॉल्व किया। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे हम आ जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना ये बहुत आसान होता है और ये एमसीक्यूज़ काफ़ी बार आ चुके हैं। इसके बाद सेकेंडली हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में हमारे पास उनके रिएक्शन, उनका सलूशन किस चीज़ से बना होता है, एनोड पे क्या आता है, कैथोड पे क्या आता है, ये हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मैंने भी यही याद की थी। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत से एमसीक्यूज़ बनते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पहले तो आप एक ट्रिक बना के उसको याद कर लो और इसकी एप्लीकेशन के लिए मैंने किप्स की बुक यूज़ की, उसमें काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज़ थे वो मैंने प्रैक्टिस किए और इसके बाद मेरा जो कॉन्सेप्ट था इस तमाम एप्लीकेशंस के मुताबिक वो मेरे कॉन्सेप्ट्स जो थे वो क्लियर हो गए। फ्यूल सेल में मैंने याद किया कि इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, कौन कौन सी और चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, एनोड कैसे होता है, कैथोड पे क्या होता है, सोल्यूशन कौन सा यूज़ होता है। अब आ जाते हैं हम इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में सबसे पहली चीज़ जो है वो है केसी। केसी के यूनिट्स। केसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैंने समझा, इसके कॉन्सेप्ट्स बनाए। इसके बाद हमारे पास ली शैटलर प्रिंसिपल्स में हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशंस थी, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड जाता है, इसके अलावा चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर पे रिएक्शन में क्या असर पड़ता है, ये तमाम चीज़ें जो थी मैंने इनको स्टडी किया और इनकी जो एग्जांपल्स थी वो मैंने टेक्स्ट बुक वाली यूज़ की और उन्हीं को समझा। इसके बाद एक इक्वेशन है pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14। इस इक्वेशन को यूज़ किया, इसके लिए एग्जांपल्स वही टेक्स्ट बुक वाले यूज़ की। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हमारे पास KSP की जो वैल्यूज़ थी AgCl के लिए और हमारे पास PbCl2 के लिए जो KSP वैल्यू है वो मैंने स्टडी की और डिफरेंट कंपाउंड्स की KSP वैल्यू निकालने का तरीका जाना और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की। हेंडरसन इक्वेशन इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इससे हम एसिडिक बफर और बेसिक बफर की कैलकुलेशन करते हैं, उनकी pH और pOH कैलकुलेट करते हैं। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी एग्जांपल आप बुक वाले यूज़ करें।
मैंने भी बुक वाले यूज़ किए और केप्स की बुक्स और स्टार्स की बुक्स में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, उनको प्रैक्टिस किया मैंने। अब अगर हम रिएक्शन काइनेटिक्स की बात करें तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो है हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन की स्लोप की वैल्यू और इससे हम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बुक में एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है, आप उसको देख कर करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके बाद कैटालिसिस की टाइप्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ ये तमाम की तमाम मैंने रीड कर ली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो इनकी एग्जांपल्स हैं, ज़ीरो, सूडो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनकी तमाम एग्जांपल्स को मैंने याद किया क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं। लास्ट टॉपिक हाफ़ लाइफ। हाफ़ लाइफ में ये है कि कुछ एलिमेंट्स की जो हाफ़ लाइफ दी हुई है वो तो आप याद कर लेंगे, इसके अलावा हमारे पास जो उसकी कैलकुलेशन से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कैलकुलेट करते हैं, जो इक्वेशन दी हुई है उसको आप याद करें, वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए। उसकी एग्जांपल्स भी हैं बुक में। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।